हेलो एवरीवन। यूपीएससी पीसीएस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है। बीएपीएस प्रमुख एकेडमी का यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही फ्री पीडीएफ के लिए, डेली करंट अफेयर्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए व रेगुलर वैकेंसी अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं आज हम कौन से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमने पॉलिटिक एमसीक्यू सबसे पहले लिए, 4 लेक्चर हम देखे, ये 5th लेक्चर है हमारा, जहां पर हम बात करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। भारतीय संविधान जब बना तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। अब इस दौरान ये भी आरोप लगा कि भारत का संविधान उधार का संविधान है, हमने सब कुछ उधार लिया। ठीक है, लेकिन सबका अपना अपना मत है। कुछ विद्वान ये संविधानविद उधार का संविधान बोलते हैं, कुछ का मानना है कि अच्छे प्रोविजंस हमने अलग-अलग देशों से कलेक्ट किए और अपने संविधान में उसको इम्प्लीमेंट किया। ये दोनों जो ओपिनियन है, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या इम्पोर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ से हमने कौन से प्रोविजंस लिए, इम्पोर्टेंट प्रोविजन कौन से हैं जिनके बारे में यूपीएससी या वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज है, यहाँ पे लेफ्ट में आपको इंग्लिश क्वेश्चन, राइट में आपको हिंदी क्वेश्चंस मिलेंगे। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज के माध्यम से हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ इस पूरे कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहला जो टॉपिक है, ये जो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे, किसके बारे में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के स्रोत के संबंध में कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए। इन तीनों स्टेटमेंट में बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। पहला है, पार्लियामेंट्री सिस्टम इज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन से लिया गया है। पहला ऑप्शन है, मतलब कि संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। दूसरा, फंडामेंटल जो राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट्स है, वो यूएसए से लिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे कि जो मौलिक अधिकार हैं अमेरिका से लिए गए हैं। तीसरा, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन भारतीय संविधान में है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब अगर आप देखते हो कि पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा की जो व्यवस्था है, जहाँ पे कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है लोकसभा राज्यसभा को दी जाती है, साथ ही इनके संबंध, लोकसभा के संबंध में जो मंत्रिपरिषद है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये जो पूरी व्यवस्था है जो आपको दिल्ली में देखने को मिलती है, अगर हम बात करें स्टेट्स में भी देखने को मिलती है, तो ये जो कानून बनाने की व्यवस्था है भारत के संबंध में, केंद्र के संबंध में, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया, क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटिश की कॉलोनी भारत था। और जब से भारत में पार्लियामेंट्री, अगर हम बात कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने लगे थे, उस दौरान से कुछ ऐसी एक्टिविटीज भारत में होने लगी थी। ऑलरेडी 99 का एक्ट, 1919 का एक्ट है ना, 1935 के एक्ट के माध्यम से उस दौरान भारत में कानून बनते थे। कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी या कानून बनाने का उद्देश्य पर हम नहीं जाएँगे, लेकिन हाँ, ये जो व्यवस्था थी इससे भारतीय परिचित हो चुके थे। इस वजह से पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने ब्रिटेन से ले लिया। हमारे पास ऑप्शन था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, जो वर्तमान में यूएस में है, जहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, अकाउंटेबल नहीं होता। डायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। लेकिन भारत में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट में जो एमपी होते हैं उनका इलेक्शन होता है और उनमें से जिसका बहुमत होता है उसका कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री चुनता है। और वो जो पूरी मंत्रिपरिषद का भी चुनाव उन्हीं से होता है। और मंत्रिपरिषद लोकसभा, या अगर हम बात करें कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की आवश्यकता भारत में थी, इसलिए हमने ब्रिटेन से एज इट इज से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को या संसदीय शासन प्रणाली को ले लिया। अब संसद में कानून बनाने की प्रोसेस जो भी है वो सारी वहीं से हमने ले ली। दूसरा है फंडामेंटल राइट। जब जब यूएसए फ्रीडम फाइट अपनी लड़ रहा था, तो उसमें अगर उस समय अगर आप देखोगे तो यूएस आज़ाद तो हो गया था, लेकिन यूएस में नस्ल भेद बहुत ज़्यादा था, ब्लैक एंड व्हाइट का। तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की डिमांड बहुत पहले से थी। तो उन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को मेंशन किया, क्योंकि वहाँ पे स्कैरसिटी देखी गई। भारत का जो सोसाइटी थी उसमें भी अगर आप देखोगे अलग-अलग जाति व्यवस्था थी, अलग-अलग धर्म थे और छुआ-छूत, ये सारी व्यवस्थाएँ मौजूद थी। तो यहाँ पे भारत में आवश्यकता थी कि इस तरह के अधिकार भारत में होने चाहिए। सभी व्यक्ति समान हैं, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, आर्टिकल 14 बात करता है। तो लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा फंडामेंटल राइट से, इसलिए हमने यूएस से या संयुक्त राज्य अमेरिका से फंडामेंटल राइट ले लिया। फंडामेंटल राइट जो जो अगर आप देखोगे आर्टिकल 12 से 35 में इसका मेंशन है और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट को मेंशन किया गया है, ठीक है? आर्टिकल 12 से 35, ठीक? तो ये फंडामेंटल राइट के बारे में हमने यहाँ पे देखा। तीसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक तत्व। अब यहाँ पर हमने अधिकार तो दे दिए, है ना?
अधिकार तो हमने दे दिए, लेकिन हमने लोगों को कर्तव्य नहीं दिए। अगर हम बात करें, सॉरी, हमने अधिकार तो यहाँ पर दे दिए, लेकिन कुछ उनके क्या होने चाहिए, कुछ जो स्टेट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। देखिए 4 चीज़ें मेजर इम्पोर्ट: पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और एक फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए फंडामेंटल ड्यूटी जिससे हमने रशिया से लिया या यूएसएसआर से लिया, ये हमने क्यों लिया? क्योंकि हमने लोगों को अधिकार दे दिए, फंडामेंटल राइट दे दिए, लेकिन आवश्यकता थी ड्यूटीज भी देने की, तो इसे बाद में हमने इंक्लूड किया, 1976 में इंक्लूड किया स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर। उस टाइम पे नहीं दिया गया था, लेकिन वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटीज भी भारत के लोगों को लोगों की है। लेकिन डीपीएसपी क्या था कि भारत में जब भारत आजाद हुआ, संविधान बना, उस समय बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आवश्यक तो थी लेकिन की नहीं जा सकती थी। लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लिमिटेड कैपेसिटी थी। तो यहाँ पर कुछ आइडियलिस्टिक थॉट्स यहाँ पे रखे गए आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में जहाँ पे ये बात हुई कि आगे चल के जब भारत की जो व्यवस्था है, भारत की इकोनॉमी है, पॉलिटी है, जब डेवलप करेगी तो हम क्या करेंगे, इनको भी बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे रखी गई। तो ये हमने लिया कहाँ से थे? डीपीएस पे हमने आयरलैंड से लिया था। तो इसका सही आंसर अगर आप देखोगे, सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 के तीनों स्टेटमेंट इसके सही है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे इसके संबंध में था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप ऑलरेडी देख देख चुके हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा के संविधान से भारत में कौन सी व्यवस्था को अडॉप्ट किया गया है? मौलिक अधिकार तो फंडामेंटल राइट तो हमने यूएस से लिया है। अब देखिए इस तरह से सारे ऑप्शंस को हम रिवाइज करते चलेंगे सारे क्वेश्चंस पे। इससे क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। वेस्टिंग ऑफ रेजिडरी पावर इन द सेंटर, है ना, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को देना। तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। चौथा मौलिक कर्तव्य। सॉरी। अब अगर हम बात करें अवशिष्ट शक्तियां कौन सी होती हैं, देखो 3 तरह की शेड्यूल है: सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब जो तीनों अनुसूचियां होती हैं, तो केंद्र सूची, संघ सूची जो होती है उसके संबंध में कानून केंद्र सरकार बनाती है। स्टेट लिस्ट के संबंध में कानून स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार बनाती है। कंकरेंट लिस्ट में दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय थे जिन पर ना केंद्र बना सकती, ना केंद्र को दिया गया था, ना राज्य को दिया गया था, ना समवर्ती में थे। ऐसे विषय को अवशिष्ट सूची में रखा गया है, रेजिडरी पावर में रखा गया। अब उसमें कानून बनाने की शक्ति किसको दे दी गई? केंद्र सरकार को दे दी गई। तो ये जो केंद्र सरकार को शक्ति दी गई, ऐसी व्यवस्था कहाँ पे देखने को मिलती है? ऐसी व्यवस्था आपको कनाडा के संविधान में देखने को मिलती है। हमने देखा कि जो डीपीएस ये फंडामेंटल ड्यूटी है, हमने यूएसएसआर से लिया है ना? ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। संवादी सूची हमने आई थिंक आयरलैंड से ले रखी है। संवादी सूची ऑस्ट्रेलिया से ले रखी है। ऑस्ट्रेलिया से, नॉट आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है? मौलिक अधिकार ऑलरेडी हमने यूएस से ले रखा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कनाडा से भारत ने स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेजुडरी पावर और वह जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी पावर है आर्टिकल 143 के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट सलाह मांगने की जो शक्ति है, उसके संबंध में हमने कहाँ से लिया है? ये सारी चीजें कनाडा से ली गई। वहीं समवर्ती सूची अगर हम बात करें कि जो हमारी ये कंकरेंट लिस्ट है, उसे हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है? फंडामेंटल राइट हमने यूएस से, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसएसआर से लिया। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें यहाँ पर हमारा, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, इस कॉन्सेप्ट ने किस देश से हमने ग्रहण किया है? ठीक है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, इसका मतलब कि जो भी प्रोसेस हुआ है या जो भी प्रोसेस बना है किसी भी चीज को लेके, पार्लियामेंट ने किसी भी चीज को लेके पार्लियामेंट में जो प्रोसेस बनाया है, उस प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, इस बात को प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के रूप में जाना जाता है। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ हमने कहाँ से लिया? जापान से लिया। अब ये कहाँ पे देखने को आर्टिकल 21 में देखने को मिलेगा। लेकिन 2 चीजें हैं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब कि जो कानून बना उसको लागू करवाना है, कानून की रेशनैलिटी को जानना, कानून की वैधानिकता को जानना कितना जरूरी है, ये सारा काम यहाँ पर कोर्ट का नहीं होगा। तो इस तरह का प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ भारत में पहले था, लेकिन बाद में अगर आप देखोगे मेनका गांधी का केस आता है, उसके बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भारत में तवज्जो दी जाती है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब कि जो कानून है वो कानून एथिकल होना चाहिए, वो कानून लोगों के जो राइट्स उनको वायलेट नहीं करना चाहिए, उसकी रेशनैलिटी भी कोर्ट चेक कर सकता है, उसे ड्यू प्रोसेस लॉ के अंतर्गत शामिल किया गया। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएस से कॉन्सेप्ट है और प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ जापान का कॉन्सेप्ट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, जापान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर,
कि द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी ऑफ फ्रेटर्निटी, जो स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की जो विचारधारा है वो कहाँ से ली गई है? तो फ्रांस में जब क्रांति हुई थी, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी किसके खिलाफ? जो वहाँ पे रूलर्स थे उनके खिलाफ हुई थी। तो जब उनके खिलाफ क्रांति हुई तो वहाँ पर एक नारा बना। क्या नारा बना? समानता स्वतंत्रता बंधुत्व। इसकी आवाज उठाई कि हम सब समान हैं, हम सबके अंदर भाईचारा होना चाहिए और हम सभी स्वतंत्र हैं। इस बात को यहाँ पे तवज्जो दी गई फ्रांस के संविधान में। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, फ्रांस के संविधान से हमने यह विचारधारा ली है, या फ्रांस की क्रांति से यह विचार हमने ली है। फिर हमने ऑलरेडी इसके बारे में देख लिया कि भारत में जो समवर्ती सूची है किस देश से ली गई है, तो हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको इसे सॉल्व करना है और मैं आपके लिए 30 सेकंड का समय इसके संबंध में देता हूँ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखना है और इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 प्रोविज़न अलग-अलग यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। इनमें से बात सही कि कौन-सी युग्म सही है, कौन-सा जो ऑप्शन वो करेक्ट है। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़, या अगर हम बात करें कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, वो हमने यूएसएसआर से लिए। मैंने आपको बताया कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया, 1976 में हमने इसको इंक्लूड किया। फिर बात आती है जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू यूएस से लिया गया है, नहीं लिया गया, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जुडिशियली जो इंडिपेंडेंस है और जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, हमने अमेरिका से ली है। प्रेसिडेंट के का जो पद है वो हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन प्रेसिडेंट की पावर हमने नहीं ली है। तो जुडिशियल रिव्यू है, या अगर हम बात करें जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है, इसके अलावा जो इम्पीचमेंट है, ये 3 चीज़ें हमने यहाँ कहाँ से ली हैं? अमेरिका से ली हैं। कौन-कौन सी? फंडामेंटल राइट तो लिया ही, ठीक है ना? जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? कि कानून कोई बना है, उसकी वैधता जानने की शक्ति। ड्यू प्रोसेस लॉ यूएस में फॉलो होता है, तो यूएस में ये देखा जाता है न्यायपालिका के द्वारा कि जो कानून बनाया गया है, वो रेशनल है कि नहीं है। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पार्ट है। तो जुडिशियल रिव्यू भी वहीं था, वहीं से हमने इसको क्या किया? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग की, वो भी हमने कहाँ से ली है? यूएसए से ली है। ठीक है? फिर इसके अलावा बात आती है डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या हमने फ्रांस से लिया? नहीं, फ्रांस से हमने इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी लिया था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर साउथ अफ्रीका, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, क्या हमने साउथ अफ्रीका से ली है? ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है। ये है साउथ अफ्रीका है। यहाँ से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, है ना? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हमने यहाँ से लिया है। सदस्यों का चुनाव की जो व्यवस्था होती है, वो हमने साउथ अफ्रीका से ली है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की आवश्यकता थी। कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट करना हो, तो हम आसानी से उसे अमेंड कर सकें। ये जो प्रोसेस हमने यहाँ से ली, तो इसका सही आंसर आई थिंक 3 होना चाहिए, ओनली 3। ठीक है? सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। द इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज प्राइमरली बेस्ड ऑन विच सोर्स। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान में किस सोर्स में, कहाँ से हमने क्या लिया है? आपातकालीन शक्तियों को हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब अगर हम बात करें कि भारतीय जो संविधान बना, उसमें सबसे बड़ा जो सोर्स है, वो 1935 का एक्ट माना जाता है। उसी टाइम पे 321 आर्टिकल आ गए थे, 395 तो आर्टिकल है, 329 तो उसी टाइम पे आ गए थे। तो हमने बहुत सारा जो मेजर चंक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, और वहीं से हमने आपातकालीन शक्तियाँ का जो प्रावधान है, वो हमने लिया है। लेकिन आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट्स, सस्पेंशन, वो हमने वहाँ से नहीं लिया, वो हमने जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। मतलब क्या? ये बहुत कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि आपातकाल जो भारत में इमरजेंसी लगाई जाती है, वह जो वो हमने कहाँ से लिया? वो 1935 के एक्ट से लिया। लेकिन आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट का जो यहाँ पे सस्पेंशन हो रहा है, वो हमने जर्मनी के वाइमर गणतंत्र से लिया। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी से हमने लिया है। तो ये बात जो कन्फ्यूजन इन दोनों में रहता है, वो आप यहाँ पे नहीं रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे लिए? सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, या कैबिनेट सिस्टम।
सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, जैसे ही वो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो स्वतः ही भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। और जो सिटीजनशिप का प्रोविज़न है, वो किस पार्ट में दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। तो पार्ट 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 2 आर्टिकल आर्टिकल 5 टू 11 बात करता है सिटीजनशिप के बारे में। इसी में 1935 55 में एक्ट भी आया था। तो वहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप की बात होती है। यूएस में डुअल सिटीजनशिप है, लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, जो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से डायरेक्टली अडॉप्ट किया है। फिर बात आती है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि कानून जो है वो सबके ऊपर है। कानून से बड़ा कोई भी नहीं। कानून के अंतर्गत सभी, कोई व्यापारी है, गरीब है, अमीर है, राजा है, रंक है, कुछ भी है, वो सब कानून के समक्ष समान है। रूल जो है कानून का ही चलेगा, कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो वो जो प्रोसेस है, ये भी हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से ही लिया। फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है ना? जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, अगर हम बात करें, संसदीय विशेषाधिकार है कि संसद में जो लोग स्पीच देते हैं, उसके संबंध में बाहर कोई कानून, या अगर हम बात करें लीगली एक्ट नहीं चलाए जाएंगे। ये सारे रिलेटेड जो प्रोविजन वो हमने ब्रिटेन से लिए हैं। फिर कैबिनेट सिस्टम, ये सब तीनों ही पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसी का पार्ट है। कैबिनेट सिस्टम मतलब कैबिनेट होगा, कैबिनेट के प्रधानमंत्री होते हैं, अलग मंत्री होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर या मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर। तो ये सब जो कैबिनेट सिस्टम है, ये भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चारों चीजें हमने ब्रिटेन से ले रखी हैं। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन हुआ। लास्ट में चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखेंगे। द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश से ली गई है? किस देश से हमने निर्वाचन की जो पद्धति है, इलेक्शन मेथड राष्ट्रपति का, वो हमने लिया है। तो इलेक्शन का जो पद है, या सॉरी, राष्ट्रपति का जो पद है, वो तो हमने कहाँ से लिया? यूएस से लिया। इम्पीचमेंट हमने यूएस से लिया, लेकिन जो इलेक्शन की प्रोसेस है, वो हमने आयरलैंड से ली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कि जो राष्ट्रपति है, वो इलेक्शन, अगर आप देखो कैसे होता है इलेक्शन, राष्ट्रपति की इलेक्शन आपको पता होना चाहिए कि जब इलेक्शन होता है, तो जो दोनों हाउस उसके मेंबर है, स्टेट जो लेजिस्लेचर उसके मेंबर्स, तो ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस के माध्यम से जो इलेक्शन हो रहा है, वो आयरलैंड के थ्रू हो रहा है। यूएस में डायरेक्टली इलेक्शन होता है राष्ट्रपति के, लेकिन भारत में नहीं होता। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यहाँ पे ये बात यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अब आयरलैंड से भारत ने क्या लिया? एक तो इलेक्शन की प्रोसेस ली, डीपीएसपी भी लिया हमने, साथ ही राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। तो वो जो नॉमिनेशन है, वो भी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। तो ये चीजें हो गई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आई थिंक 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन है। तो 10th क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेकन फ्रॉम द यूएसए। भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, पहला स्टेटमेंट है। ये बात करेक्ट है नहीं, आपको बताना है। दूसरा, कि द पोस्ट ऑफ गवर्नर इज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नर की जो पोस्ट है भारत में, राज्यपाल की, वो हमने 1935 के एक्ट से ली है। तीसरा, द एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 1/4 इज टेकन फ्रॉम द कनाडा। जब हमने पहला ही देखा था क्वेश्चन, वहीं पे हमने ये चीज देख ली थी कि सर्वोच्च न्यायालय में जो एडवाइजरी पावर है, वो हमने 1 जो 43 में सुप्रीम कोर्ट की, वो हमने कनाडा से लिया। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट ही हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माने जाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है। आपको बताना है कि प्रियम्बल हमने क्या यूएस से लिया है, कनकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया है, फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर से, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ जापान से। इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा? इस पैटर्न में यूपीएससी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओनली वन, ओनली टू, ओनली पे। तो प्रियम्बल, या जिसे हम बात करें संविधान की प्रस्तावना, है ना, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बाद आया, तो उसे हमने, अगर हम बात करें, तो प्रियम्बल देखता कहाँ पे है? तो यूएस में प्रियम्बल दिखता है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है कि हमने प्रियम्बल की जो प्रोसेस है, प्रियम्बल बनाने का तरीका हमने यूएस से लिया। करंट लिस्ट भी सही है, ऑस्ट्रेलिया से हमने ली। फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमने यूएसएसआर से ली। अब प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ हमने जापान से लिया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने स्टार्टिंग में नहीं लिया था। बाद में जो मेनका गांधी का मामला आया, एक गोपालन के मामले आए, उसके बाद में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाने लगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आता है आई थिंक लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया फॉलोज पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी लाइक ब्रिटेन। भारत में ब्रिटेन की तरह पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है। अब देखो, ब्रिटेन और भारत की जो पार्लियामेंट है, उनमें दोनों में डिफरेंस है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों में है। ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, वो सोवरेन है, वो कुछ भी चेंजेस कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। उसके संबंध में कहा जाता है कि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री करने के अलावा वो कुछ भी बदलाव कर सकती है।
है ना? तो इतनी पावर पार्लियामेंट को मिली है ब्रिटेन में। लेकिन भारत में सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट कोई भी सर्वोच्च नहीं है। भारत में सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है ना? ब्रिटेन में सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, भारत में सेपरेशन ऑफ पावर, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ना कि पार्लियामेंट। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। भारत में ब्रिटेन की तरह पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी नहीं है। दूसरा, अनलाइक द यूएसए, इंडिया है सिंगल सिटीजनशिप। भारत में अमेरिका के विपरीत सिंगल सिटीजनशिप है, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, भारत में सिंगल सिटीजनशिप। ये करेक्ट है। जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से प्रेरित है। जुडिशियल जो रिव्यू न्यायिक पुनरावलोकन है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या कहता है? कोई भी कानून अगर ऐसी पार्लियामेंट बनाती है जो फंडामेंटल राइट को लिमिट करती है, तो उसको हम जीरो कर देंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए हमने कहाँ से ली है। ये बात हमने ले रखी है जुडिशियल रिव्यू यूएस से। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो हमने यहाँ पर देख लिया कि आखिर कौन-कौन सी चीज़ें कहाँ-कहाँ से ली गई हैं। उसके अलावा कुछ फैक्ट्स भी बचते हैं जिनको हम यहाँ पे थोड़ा-सा देख लेते हैं कि आखिर ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। जैसे एक फैक्ट ये बचता है 1935 के एक्ट, तो 1935 के एक्ट में आपको पता होना चाहिए कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, लोक सेवा आयोग है, आप लिख सकते हैं, जो लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग हमने कहाँ से लिया? तो 1935 के एक्ट से लिया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन हमने कहाँ से लिया? 1935 के एक्ट से लिया। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो एक फैक्ट आपको ये सारी चीज़ें पता होनी है। हालाँकि ऑलरेडी हमने सारे कवर कर दिए, लेकिन ये चीज़ रह गई तो ये मैंने यहाँ पे बता दी। तो ठीक है, आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट वाले जो पॉलिटी के टॉपिक्स आते जाएँगे। अभी आएगा साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी पढ़ेंगे। मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।